हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं सभी लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। सो वेलकम बैक टू माय श्री क्लासेस। माय नेम इज टापर उमर एंड इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रिपरेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। हम लोगों ने एसिड बेसिस सॉल्ट स्टार्ट किया था, उसमें काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं और उसमें हम लोगों ने जाना एसिड बेसिस जनरली होते क्या हैं, किस तरीके के होते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा आज हम लोग को पढ़ना है कि ये जो एसिड बेसिस होते हैं इनकी प्रिपरेशन कैसे होती है। सो भाई हेडिंग वेडिंग डालें जल्दी जल्दी। प्रिपरेशन ऑफ, ओके जस्ट अ सेकेंड, प्रिपरेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। अभी प्रिपरेशन मतलब आपको पता है ना, मतलब बनाना है हम लोग को। एसिड बेसिस और सॉल्ट्स जो है, व्हाट इज जस्ट हैपनिंग, okay just I don't know. Preparation of acids and bases. Finally after लॉट ऑफ स्ट्रगल हम लोगों ने हेडिंग डाल ली है, मतलब मैंने हेडिंग डाली। ओके, ओ गॉड, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो भाई प्रिपरेशन का मतलब क्या है? प्रिपरेशन मतलब बनाना। केमिस्ट्री में ये जो बनाने वाला काम होता है ना, ये चीज़ बन रहा है, ये एसिड बन रही, बेस बन रहा है, या ये जो भी कंपाउंड एलिमेंट सॉल्ट, उसमें आपको बहुत ही प्यारी चीज़ पढ़नी होती है जो आपको प्यारी लगती नहीं है, वो है इक्वेशंस। उसमें आपको इक्वेशंस से डील करना होता है। एग्जैक्टली तो यहाँ पे आज आपको बेसिक साथ छोटी छोटी इक्वेशंस होंगी, कैसे एसिड बनते हैं, कैसे बेसिस बनते हैं। आज का टॉपिक सिर्फ और सिर्फ इसी में होगा। छोटा सा है, मतलब मैं बहुत ज़्यादा इसका वीडियो एक्सीड नहीं करूँगी। आई गेस ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, तो इसको एकदम ध्यान से पढ़ लो। ऑल्सो ये जो बेटा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स चैप्टर है ना, इसमें आपके इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा। इसमें आपको थ्योरेटिकल बेसिस जो होता है ना कि बेटा एसिड बताओ, बेटा बेस बताओ, इस टाइप के क्वेश्चंस आप मतलब प्रिपेयर करके जाओ। बट इसको थोड़ा ऐसे पढ़ना कि ये आ सकता है, लेकिन इसको ऐसे पढ़ना कि ये आएगा ही आएगा। जितनी भी आपकी इक्वेशंस हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में, ऑर्गेनिक में कुछ थोड़ी बहुत ही है, क्योंकि देखो अभी इसमें आपका सिलेबस रिड्यूस हुआ है। रिड्यूस की वजह से आपका जो वो वाला टॉपिक है ना, जिसमें आपको एसिड की प्रिपरेशन मतलब आपको सॉल्ट बनाना होता है, जनरली जो सॉल्ट बनाने वाला पूरा सिस्टम है हट गया। तो आप सोच के चलो कि ये वाली चीज़ फिर ज़रूर आएगी। अगर सॉल्ट वाली चीज़ हट गई तो ये वाली चीज़ आने की 99% गारंटी है कि ज़रूर आएगी। कोई ना कोई इक्वेशन इसमें से टकरा ही जाएगी आपके पास। तो इक्वेशंस को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना। कुछ ही चैप्टर्स हैं आपके में जिसमें बहुत ज़्यादा इक्वेशंस है, एंड वन ऑफ दोज चैप्टर इज योर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। सो यस, विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। एसिड्स, अच्छा अभी एक चीज़ अगेन आपको याद रखना है, ये जो एसिड और ये बेसिस है ना, बस एक चीज़ मेरी सुन लो। यहाँ पे एसिड और बेसिस में एसिड याद रखना नॉन मेटल और बेसिस याद रखना मेटल। क्या बोला मैंने? एसिड्स को नॉन मेटल से याद रखना, बेसिस को मेटल से याद रखना। व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब ये कि जब आप एसिड प्रिपेयर करोगे बच्चों, तो आपको नॉन मेटल का सहारा लेना पड़ेगा। डूबती नाव को किसका सहारा? आई डोंट नो, कुछ होता है ना ऐसा, किश्ती का सहारा, पता नहीं, तो वही वाला ऐसा सहारा है। ये नॉन मेटल एसिड का है और मेटल बेसिस का है, तो आपको इनका सहारा लेना पड़ेगा। यानी कि याद रखना ये बात, क्योंकि इसमें क्या होगा, आप इसमें ये नहीं जोड़ सकते। ठीक, अभी खैर प्रिपरेशन के साथ आपको और अच्छे समझ में आएगा। फिलहाल एसिड तो मेटल, सॉरी नॉन मेटल, और बेसिस तो मेटल। ओके, नाउ पहले हमें देखना है एसिड्स फ्रॉम नॉन मेटल्स। पहले हम एसिड को नॉन मेटल से लेंगे। करेंगे क्या? कोई भी एसिड ले लो, कोई भी नॉन मेटल ले लो, जब मिला दोगे दोनों को तो क्या बन जाएगा? वो एक एसिड, मतलब हाइड्रोजन और नॉन मेटल। जो जो चीज़ मैंने रेड कलर से लिखी है, जितनी भी चीज़ें मैंने रेड कलर से लिखी हैं, उसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मानना। क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट मानना? नहीं तो मैम आप सोच रहे कि मैम मैं आपने क्या ही लिखा है रेड कलर से, ये आपने हेडिंग डाल दी। यही हेडिंग इंपॉर्टेंट होती है। मैं हर बच्चे को हर साल यही बोलती हूँ, इसको ज़रूर याद रखना। ये जो चीज़ है ना, बड़ी काम की चीज़ है, बहुत ज़्यादा, मतलब होता नहीं है कि दिखने में कुछ नहीं लेकिन है बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़, है ना। ये वैसी वाली चीज़ है ना। क्योंकि क्या होता है, ये आप याद रखोगे तो ये आपको बच्चों फिर रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इक्वेशंस जो रट के जाते हैं, जो सोच के जाते हैं कि हम ये रट लिए हैं और यही इक्वेशन आएगी, फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अनलेस एंड अनटिल आपको ये याद नहीं है। अगर आपको ये याद नहीं है तो इसका फिर कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए कोशिश करना कि ये पहले याद करो और इक्वेशंस को बाद में समझो। पहले ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलो भाई जल्दी से बात बढ़ते हैं अपने वीडियो पे। क्या बोल रहा है वो कि
जब आपने कौन सा कलर लें यार, ये वाला लेते हैं चलो। हाँ, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद हाइड्रोजन, कोई भी एक नॉन मेटल लेना है बोल रहा है, कोई भी एक हाइड्रोजन लेना है, नॉन मेटल प्लस हाइड्रोजन। नाउ यू मस्ट हैव नोन दिस, ये जो हाइड्रोजन है ये H मत लेना, ऑब्वियसली ये थोड़ा बेसिक है, H नहीं लेना आपको, H2 लेना है। हाइड्रोजन H2 में प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन O2 में प्रेजेंट होता है, तो ये चीज़ें याद रखना। तो जब भी कोई एसिड मतलब नॉन मेटल, मैम आपने बताया एग्जैक्टली, उसको अगर हम हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो क्या बनेगा, यानी कि अगर हम किसी भी नॉन मेटल को लेंगे, हाइड्रोजन को मिलाएंगे तो वो क्या बना देगा, एसिड बना देगा। एग्जैक्टली क्या बना देगा, एसिड, है ना बच्चों, ये चीज याद रखना। नॉन मेटल प्लस हाइड्रोजन एसिड, नॉन मेटल प्लस हाइड्रोजन एसिड। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हाइड्रोजन है H2, कोई भी नॉन मेटल ले लो आप, Cl2 ले लो, I2 ले लो, जो भी है, तो फॉर एग्जांपल Cl2 हमने ले लिया, नॉन मेटल प्लस एक कोई भी हाइड्रोजन गैस क्या बनाएगा मैम, एसिड बनाएगा। एग्जैक्टली एसिड बनाएगा। बैलेंस कर लेना भाई, H और Cl यानी कि HCl और आगे जो भी लगाओ, यहाँ पे लग जाएगा आपका 2HCl, 2HCl विल बी द आंसर। ठीक है, सेकेंड क्या है, I2, अगर I2 के साथ कराएंगे तो खुद से सोचो अब क्या बनेगा भाई, मैम ये बनेगा 2HI, हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, समझ में आया ना, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन आयोडाइड। तो मतलब ये आपको क्वेश्चंस पता है इसमें कैसे आएंगे कि भैया आप रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद हाइड्रोजन करके दिखाओ, एसिड जो दे रहा हो, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद हाइड्रोजन एसिड दे रहा है, इसकी प्रिपरेशन बता दो, ये क्वेश्चन सिंपल सी लिख देना। ठीक है, तो मतलब इन शॉर्ट अगर पूरी बात को बोले तो सारी इक्वेशन बहुत ध्यान से पढ़ना, बिल्कुल स्किप मत करना है कि ये इक्वेशन नहीं आ सकती, ये इक्वेशन नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अगेन बार बार ये बात बोल रही हूँ क्योंकि है एक्चुअली में। ठीक है, चलो भाई, तो पहले हमने पढ़ा एसिड फ्रॉम नॉन मेटल्स, हाइड्रोजन और नॉन मेटल जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, एक एसिड बना देगा। एग्जैक्टली। नेक्स्ट, एसिड फ्रॉम एसिडिक ऑक्साइड। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय एसिडिक ऑक्साइड्स? बच्चों एसिडिक ऑक्साइड क्या होता है, कोई भी एक मेटल है साथ में उसके ऑक्साइड लगा है ना, कोई भी एक मतलब एलिमेंट उसके साथ ऑक्सीजन लगा दो तो वो उसका ऑक्साइड बन जाता है, सिंपल सी बात है भाई। तो अगर हम बात करें एसिडिक ऑक्साइड प्लस वाटर, अब आपको ये भी याद रखना है हर स्टेप को, स्टार्टिंग में हमने H2 हाइड्रोजन गैस ली, सेकेंड में हमने वाटर लिया, यानी कि अगर हम किसी भी एसिडिक ऑक्साइड को वाटर से रिएक्ट करेंगे तब हमारी प्रिपरेशन होगी किसकी, एसिड की। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखो ये SO3 लिया हुआ है, यहाँ पे H2O लिया हुआ है, तो क्या बनेगा H2SO4, SO3 ले लिया, H2 साथ में क्या ले लिया, वाटर H2O, तो क्या बनाएगा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। राइट, देखो एक इक्वेशन नीचे लिखी है, ध्यान से देखो, CO2 प्लस H2O, खुद से करो इस इक्वेशन को, ट्राई करो एक बार। CO2 प्लस H2O क्या देगा, याद होना चाहिए CO2 एक मेटालिक ऑक्साइड है या एसिडिक ऑक्साइड कह लो, सॉरी एक एसिडिक ऑक्साइड है, साथ में लगा है वाटर H2O, रट लेने हैं ये बात, याद रखनी है ये बात कि साथ में बनाएगा क्या हमारा एसिड। तो ये जो रेड लाइन से लिखा है इसको आप मतलब बहुत अच्छे से एकदम होता है ना जो घोल के पीने वाली कुछ चीजें होती हैं कुछ, ये वही वाली चीजें हैं, इनको याद रखना, कभी इक्वेशंस में गलती होगी नहीं, मतलब दूर दूर तक कोई चांसेस ही नहीं है। ठीक है, CO2 प्लस H2O क्या बनाएगा, ये बनाएगा H2CO3। ठीक है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2H, यहाँ पे 2, एक बैलेंस्ड है, H2CO3, बैलेंस जरूर कर लेना लास्ट में, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, इसको बोलते हैं हम लोग कार्बोनिक एसिड, इसको बोलते हैं हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड। क्यों इसमें लिख रही हूं मैं, इसीलिए कई बार आपको होता है ना, आपने एग्जाम वाला मतलब प्रीवियस ईयर के जब आप क्वेश्चन पेपर्स लगाओगे ना तो आप देखोगे कई बार नाम लिखा रहता है, आपको इक्वेशन लिखनी होती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ऐसे नाम लिखाओ कार्बोनिक एसिड प्लस दिस, या कार्बोनिक एसिड किससे बन रहा है मिलके, तो आपको फॉर्मूला इसी तरीके से याद करना है कि H2CO3 दैट इज कार्बोनिक एसिड, H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक, HI हाइड्रोजन आयोडाइड। तो मतलब इस तरीके से आपको याद रखनी है ये सारी चीजें। ओके, तो चलो भाई, हमने पहले क्या पढ़ा, प्रिपरेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस में, ये एसिड्स की प्रिपरेशन है। फर्स्ट है इसमें प्रिपरेशन ऑफ एसिड्स, पहले हम लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ एसिड्स पढ़ा। प्रिपरेशन ऑफ एसिड्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा, अगर कोई भी एसिड मतलब नॉन मेटल होगा साथ में, एसिड के साथ यानी कि नॉन मेटल के साथ अगर हम कोई हाइड्रोजन गैस को रिएक्ट कराते हैं तो वो एसिड बनता है। एग्जांपल में हमने क्या जाना, नॉन मेटल Cl2 ले लो और हाइड्रोजन गैस में H2 ले लो तो 2HCl बन जाएगा, सिंपल सा। सेकेंड हमने पढ़ा एसिडिक ऑक्साइड से, मेटालिक ऑक्साइड निकल रहा है बार बार, एसिडिक ऑक्साइड प्लस वाटर, एसिडिक ऑक्साइड कोई भी मान लो, यहाँ पे क्या लिया है SO3 लिया है, CO2 लिया है, कोई भी आप ले सकते हो,
हो। CO2 चलो लेते हैं, CO2 प्लस H2, H2CO3, SO3 प्लस H2, H2SO4। तो इसी तरीके से आपको याद रखना है। ओके, मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट हेडिंग। क्या बोल रहा है? एसिड फ्रॉम सॉल्ट्स। अभी हमने एसिड फ्रॉम हाइड्रोजन गैस पढ़ी, एसिड फ्रॉम मेटालिक, अगेन मेटालिक, एसिडिक ऑक्साइड पढ़ी, एंड थर्ड हमको पढ़ना है एसिड फ्रॉम सॉल्ट्स। सॉल्ट्स आप लोग जानते हो ना क्या होता है, जो किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या देगा, क्या देगा, क्या देगा? याद करो भाई, तुम लोग यार कुछ याद ही नहीं रहता तुम लोगों को, ठीक है। अब ये लाइन ध्यान से पढ़ना, जो यहाँ पे ऊपर लाइन लिखी है ये लाइन याद रखना। नॉन वोलेटाइल एसिड्स ऑन हीटिंग विद सॉल्ट्स, ध्यान सुनो, नॉन वोलेटाइल एसिड्स ऑन हीटिंग विद सॉल्ट्स ऑफ मोर वोलेटाइल एसिड्स डिस्प्लेसेस द वोलेटाइल एसिड। पहले तो ये मैम वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल होता क्या है, तो बच्चों ये वोलेटाइल का मतलब होता है वेपर्स, और नॉन वोलेटाइल जो वेपर्स नहीं बना रहा होगा। तो वोलेटाइल यानी कि जो वेपर्स के फॉर्म में बन जाए, वेपर्स मतलब भाप, स्टीम, कुछ भी मान लो। नॉन वोलेटाइल एसिड जो होगा, जो वेपर्स के स्टीम फॉर्म में नहीं होगा, अच्छा वेपर्स के फॉर्म में नहीं का मतलब पता है, सॉलिड के फॉर्म में समथिंग होता है, ठीक है। नॉन वोलेटाइल एसिड जब हीट किया जाएगा किसी एक सॉल्ट के साथ जो कि मोर वोलेटाइल है, एक नॉन वोलेटाइल एक एसिड लिया जो कि वेपर्स मतलब के फॉर्म में चेंज नहीं हो सकता, साथ में हमने क्या ले लिया, एक मेटल ले लिया, सॉरी सॉल्ट ले लिया, एक हमने लिया अपना एसिड, ठीक है। तो नॉन वोलेटाइल एसिड लिया एक हाथ में लिया वोलेटाइल सॉल्ट, एक हाथ में जो बिल्कुल भी वोलेटाइल नहीं हो सकता, एक हाथ में जो बहुत ज्यादा वोलेटाइल होने की अपनी टेंडेंसी रखता है। तो मोर वोलेटाइल एसिड ऑफ मोर वोलेटाइल एसिड डिस्प्लेसेस द वोलेटाइल एसिड। समझ में आई लाइन बात? नॉन वोलेटाइल एसिड को जब हीट करेंगे सॉल्ट के साथ ऑफ मोर वोलेटाइल एसिड, ठीक है, तो वो क्या डिस्प्लेस करेगा, एक वोलेटाइल एसिड। एक नॉन वोलेटाइल एसिड को जब हम एक सॉल्ट के साथ हीट करेंगे जो कि ऑफ मोर वोलेटाइल एसिड होगा, तो वो क्या देगा, एक वोलेटाइल एसिड दे देगा, यानी कि वो चेंज हो जाएगा वोलेटाइल एसिड में। फॉर एग्जांपल कोई भी नॉर्मल सॉल्ट H2SO4, कोई भी एक नॉर्मल सॉल्ट, ठीक है, कोई भी एक नॉर्मल सॉल्ट लिया। अच्छा ये नॉर्मल सॉल्ट ये सब वगैरह आपको नेक्स्ट वाले उसमें पता चलेगा एग्जैक्ट मतलब क्या होता है। नॉर्मल सॉल्ट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ लिया तो आपको एसिड सॉल्ट और एक वोलेटाइल एसिड मिलेगा, क्योंकि उसने क्या बोला कि जब एक ये डिस्प्लेस करेगा किसको, एक वोलेटाइल एसिड को, तो यहाँ पे वोलेटाइल एसिड VA से मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया था, ठीक है, याद रखना। नाउ फॉर एग्जाम्पल KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनेगा, KHSO4 प्लस HNO3। अब ये HNO3 जो होता है ना, नाइट्रिक एसिड इसको बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड, ये बहुत मतलब वोलेटाइल होता है। अभी आप जब अपना वाला चैप्टर पढ़ोगे ना जिसमें स्टडी ऑफ कंपाउंड, उसमें आप जानोगे बहुत वोलेटाइल एसिड होता है ये नाइट्रिक एसिड, उड़ जाता है तुरंत। तो बस वही हमें समझना था कि एक वोलेटाइल एसिड बनाएगा। अब आप खुद से सोचिए टेम्परेचर लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस से हीट कर रहे हैं ना इसको, इसीलिए टेम्परेचर भी यहाँ पे शो किया है। अब समझो आप यहाँ पे KNO3 प्लस H2SO4, तो NaCl प्लस H2SO4 क्या होगा, सोचो खुद से करो ये क्वेश्चन। KNO3 प्लस H2SO4 जब हमने किया तो KHSO4 निकला और HNO3 निकला, तो यहाँ पे क्या निकलेगा, कर लिया, खुद से करो ये क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो आप लोग। चलो भाई आई होप कर लिया होगा। अब देखते हैं यहाँ पे, देखो अब आपको याद क्या रखना है, ऊपर वाली लाइन पे फोकस करना है। सल्फ्यूरिक एसिड लिख दिया, H2SO4 लिख दिया मैम, एसिड सॉल्ट मैम नहीं समझ में आ रहा है, मतलब अगर हम आपको जनरली बोले क्या, अभी तो आप इक्वेशंस हो सकता है बना लियो, जनरली पूछे एसिड सॉल्ट बताओ यहाँ पे क्या बन रहा होगा, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं यार यहाँ पे कौन सा बनेगा, तो आप डिस्प्लेस्ड वोलेटाइल एसिड यहाँ पे याद कर लो। अभी डिस्प्लेस्ड वोलेटाइल एसिड क्या होगा, यहाँ पे जब ये था तो H और NO3 निकला, तो यहाँ पे क्या निकलेगा, H और Cl निकलेगा, तो यहाँ पे HCl निकाल दो, HCl निकाल दो। अब जो बचे उसको यहाँ पे लिख दो, क्या बचेगा, NaHSO4, देख लो NaHSO4 बच रहा है, HCl हमने निकाल दिया जो कि हमारा वोलेटाइल एसिड होगा, HCl इज अ वोलेटाइल एसिड। NaCl H2SO4 साथ में देगा NaHSO4 प्लस HCl। इज इट क्लियर? ये इक्वेशंस आप याद करते जाओ, खुद से करो इस इक्वेशन को, 2 बार करोगे तीसरी बार में अपने आप बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। चलो भाई नेक्स्ट क्या, एसिड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स। ऑक्सीडेशन आपको पता होगा, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कह लो, या ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कह लो, एक ही बात है, ठीक है। नॉन मेटल एग्जाम्पल, अब इसमें आपको सिर्फ एक इक्वेशन दी हुई है, नॉन मेटल एग्जाम्पल सल्फर इज ऑक्सीडाइज्ड बाय कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। सल्फर को कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से हमने ऑक्सीडाइज किया, देखो क्या होगा, अब समझो, सल्फर में ये सल्फर था
ऑक्सीडाइज, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा H2SO4 H2SO4 प्लस वाटर प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। मैम कैसे याद करें इस इक्वेशन को? रेड वाली लाइन याद कर लो बेटा, ये रेड वाली लाइन याद कर लो। अगर ये रेड वाली लाइन में सल्फर चेंज कर देगा, आप यहाँ पे सल्फर की जगह लगा देना जो भी निकले, सल्फ्यूरिक एसिड की जगह, ठीक। वाटर आप तो हमेशा सेम ही रहेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सेम रहेगी, लिख दो। रेड पोर्शन याद रखो जो यहाँ पे, बस इन शॉर्ट यही मैं बार बार आपको बोलूंगी, क्योंकि कोई भी दुनिया का टीचर आपको बहुत ज़्यादा ट्रिक्स बता देगा इक्वेशन की, सब बता देंगे बेटा। मैं भी आगे जाके आपको, अभी मैंने आपको पहले ही बोला हुआ है ये बात कि पहले मैं हर एक वर्ड टू वर्ड चीज़ पढ़ाऊंगी, वर्ड टू वर्ड एक एक चैप्टर कराऊंगी, बाद में वन शॉट वीडियो, ट्रिक्स एंड सारी चीज़ें ले आएंगे, रिविजन वीडियोस, वो अलग बात होती है। लेकिन अगर आप ये समझ ही नहीं रहे हो कि होगा क्या, कितनी इक्वेशन, हज़ारों इक्वेशन होती है, उसमें से आपको कितनी की ट्रिक्स बता दे, कितने में आप ट्रिक्स लगा लोगे, जस्ट थिंक ऑफ इट। आपको स्टार्टिंग में थोड़ा तो समझना ही पड़ेगा, ये आपको पता होना चाहिए। अब जैसे आपको पता है सल्फर के साथ जब नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करेगा, वाटर और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलेगा ही निकलेगा इन केस ऑफ ऑक्सीडेशन, इन केस ऑफ ऑक्सीडेशन। तो बस आपको फिर कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये रही बात। अभी हमने एसिड को कंप्लीट कर लिया। सेकेंड है हमारा बेसिस वाला, यानी कि प्रिपरेशन ऑफ बेसिस। सेकंड क्या है? प्रिपरेशन ऑफ बेसिस। प्रिपरेशन ऑफ एसिड समझ लिए चारों तरीके से। कौन कौन सा था? पहला था आपका जिसमें आपका एक नॉन मेटल होता था और एक हाइड्रोजन गैस होती थी। दूसरा था जिसमें क्या होता था, एक एसिडिक ऑक्साइड होता था और वाटर होता था। तीसरा हम लोगों ने पढ़ा, तीसरा कौन सा था? और चौथा तो आपका वो वाला था, तीसरा था आपका हाँ सॉल्ट वाला। नॉर्मल सॉल्ट के साथ लिया तो वेपराइज, यानी कि वेपर्स के फॉर्म में वॉलेटाइल एसिड डिस्प्लेस करेगा। और लास्ट में हम लोगों ने ये वाला फॉर्म पढ़ लिया कि जब सल्फर नाइट्रिक ऑक्साइड से करेगा तो एक तो सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा, दूसरा आपका क्या बनेगा? वाटर बनेगा, और तीसरा क्या बनेगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो बस ये चार केसेस थे। अब बेसिस पे आते हैं। बेसिस क्या याद कराया था? मेटल्स तो बेसिस और नॉन मेटल्स तो एसिड्स। तो मेटल्स होंगे बेसिस में। तो देखो एक रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन टू गिव। अच्छा वन मोर थिंग, वहां पे याद करो एक चीज जरा मुझे बताना, जब हम मेटल की बात करते हैं तो क्या कंपल्शन होता है, क्या होना जरूरी है उसमें? हाइड्रोजन होना। एग्जैक्टली अब ये एग्जैक्टली होना येस नो जो मैं बोल रही हूँ उसका मतलब है आपने पहले वीडियोस देख लिए हैं। पहले वीडियोस से भी खैर कोई, मैं ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट कर रही हूँ, आपने पहले पढ़ रखा होगा। अगर आप इस वीडियो को स्टार्ट करो तो ऑब्वियसली आपको ये सब चीज़ें पहले से आती होंगी, ठीक है। तो यही चीज़ सोच के हम इस वीडियो को बनाते हैं ना, आगे वाले वीडियो को। तो मेटल प्लस मेटल क्या होना चाहिए उसके में? हाइड्रोजन कंपलसरी है। मेटल है तो हाइड्रोजन हो गई होगा, या एसिड बोलो, मेटल बोल दिया गलती से, आई एम सॉरी, एसिड बोलो। यहाँ पे एसिड है तो उसमें क्या होना कंपल्शन है? मैम हाइड्रोजन होना उसमें कंपल्शन है कि होगा ही होगा, इफ बट नहीं होता। अगर हम बात करते हैं बेस की, तो अगर हम बेस की बात करें तो बेटा उसमें ऑक्सीजन होना कंपल्शन होता है। और अगर बेस में एल्कली की बात करें, अगर बेस में एल्कली की बात करें तो उसमें हाइड्रोक्साइड होना जरूरी होता है, ठीक। एसिड में हाइड्रोजन और एल्कली में OH नेगेटिव। याद है ना, पॉजिटिव आयन केवल होता है H3O+ तो H निकलता है और यहाँ पे OH निकलता है। तो ये चीज़ याद रखना। तो इसको जब हम अभी आपको दो चीज़ें इस चीज़ से पता चली है ना। पहली चीज़ पता चली कि जब हमने एसिड वाला एग्जाम्पल लिया था तो उसमें क्या था? एक नॉन मेटल, क्योंकि हमने एसिड पढ़ा है तो नॉन मेटल से शुरुआत होगी, और हाइड्रोजन होना उसमें कंपल्शन होता है, तो हाइड्रोजन लिख दिया था। अब आप बेस पढ़ रहे हो तो बेस में आपको याद रखना है मेटल, मेटल एंड क्या होगा फिर उसमें? ऑक्सीजन बोल लो। जब यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है तो यहाँ पे ऑक्सीजन गैस है, और OH बोल लो। जब यहाँ पे H3O+ होगा तो यहाँ पे OH नेगेटिव होगा, ठीक है। ये वाली चीज़ याद रखना मेरी। अब देखो यहाँ पे कैसे यूज होगी इस चीज़, ये चीज़ मेटल प्लस ऑक्सीजन बेस देगा। हमने पढ़ा नॉन मेटल प्लस हाइड्रोजन एसिड दे रहा है, तो मेटल प्लस ऑक्सीजन बेस देगा। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं, बस रेड लाइन का कमाल था यहाँ पे। मेटल प्लस ऑक्सीजन क्या देगा? बेस देगा। कोई भी मेटल लो, सोडियम इज अ मेटल, Na। अच्छा मेटल नॉन मेटल में कंफ्यूज मत होना बच्चों, मैंने मेटल नॉन मेटल की गाथा पूरे वीडियोस में आपके अभी तक स्टार्टिंग से एंड तक जितने चैप्टर्स कराए सब में बताया है। प्लीज इसमें कंफ्यूज मत होना। मेटल्स पॉजिटिव, मेटल्स पॉजिटिव, नॉन मेटल्स नेगेटिव। क्यों होते हैं अब आप ये समझो भाई, क्यों होते हैं मैंने हर चीज़ बता रखी है, क्यों होते हैं समझ लेना। बहुत बड़ा टॉपिक, मैं एक्सीड नहीं करूँगी इसको अगेन, ठीक है। तो हाँ, तो मेटल्स जब एक ऑक्सीजन से मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? जब ऑक्सीजन गैस से मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? बेस बनाएंगे। जैसे कि देखो यहाँ पे Na, सोडियम इज अ मेटल, Na+ होता है, ऑक्सीजन Na2O।
सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो बात है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो बात है वो ये है, कभी भी कंपाउंड गलत मत बना देना। जो बन रहा है ये NaO मत बना देना, समझ रहे हो आप ये भी कर सकते थे यहाँ पे 2NaO और फिर बैलेंस कर दो या जो भी, मत करना, कभी मत करना। याद रखना कैसे बनता है ये, मैं एक बार फिर से यहाँ पे शॉर्ट में बताती हूँ भाई। Na और O, Na की वैलेंसी +1, ये कैसे आई होगी वैलेंसी, ये बता चुके हैं आपके केमिकल बॉन्डिंग में कैसे आई होगी, है ना। एक इलेक्ट्रॉन ये देता है बेसिकली, तो एक +1 आता है, जितना देगा उतना पॉजिटिव। ऑक्सीजन -2, याद रखना ऑक्सीजन -2। इसके लिए आपको क्या याद रखना जरूरी है, पहली चीज एटॉमिक नंबर रट लेना, दूसरी चीज वैलेंसीज अपने आप। अगर एटॉमिक नंबर अच्छे से आते हैं 25 तक तो आपको वैलेंसीज में दिक्कत नहीं आएगी, वैलेंसीज भी इजीली आप बता लोगे, ठीक है। तो उसके लिए आप केमिकल बॉन्डिंग में जो भी समझ पाओ उसमें पूरी चीजें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, ये बन जाएगा Na2O, तो ये बनेगा सोडियम ऑक्साइड। NaO2 2NaO, NaO नहीं बनेगा। इज इट क्लियर, इज दिस थिंग क्लियर। याद रखना बच्चों ये बात बहुत इंपॉर्टेंट थी। क्यों इंपॉर्टेंट, हर चीज तो इंपॉर्टेंट मैं बोल रही हूँ तो क्या हर चीज इंपॉर्टेंट है। जो PPT बनाता है ना वो कुछ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, मतलब पावर पॉइंट यानी पॉइंट टू पॉइंट चीजें मुझे आपको एक्सप्लेन भी करनी होती है। ऐसा नहीं कि पूरी एग्जैक्ट, अगर मैंने कोई बुक छाप दी तो मैं बुक ही एग्जैक्ट छाप के मुंह से बता दूं, तो ऐसे तो आप खुद भी पढ़ लोगे ना। तो इसीलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीजें बताना यहाँ पे जरूरी होता है, राइट। तो हाँ भाई अब देखो, अब आपको रेड लाइन याद है, आपको कोई जरूरत नहीं, कुछ भी कोई भी इक्वेशन की जरूरत नहीं, बस आप रेड लाइन याद कर लो। मेटल Mg ले लिया, मेटल के साथ ऑक्सीजन O2, Mg होता है +2, ऑक्सीजन होता है -2, MgO। क्लियर है एकदम, छोटी सी चीज। तो हमने पढ़ लिया मेटल ऑक्सीजन क्या देगा हमें, बेस। मेटल ऑक्सीजन क्या देगा हमें, बेस। सेकंड बात क्या हो रही है, बेसिक ऑक्साइड। वहां पे मेटालिक ऑक्साइड था, यहां पे क्या है, बेसिक ऑक्साइड। यहां पे बेसिक ऑक्साइड, ये 2 है। हाँ, बेसिक ऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर टू गिव अ बेस। अब मैम ये चीज तो आपने पहले वीडियो में कुछ ज्यादा ही डिटेल में हमें लग रहा है बताई थी। जब भी कोई बेस डिसॉल्व होगा पानी में, आई गेस ये मैंने हर एक वीडियो में, ये एसिड बेसिस सॉल्ट के हर एक वीडियो में मैंने ये बात बताई है ना। जब भी कोई बेस डिसॉल्व होगा वाटर में तो 2 केसेस होते हैं बच्चों, या तो वो सॉल्यूबल होगा या तो वो इनसॉल्यूबल होगा। अगर वो सॉल्यूबल है तो वो हो जाता है हमारा एल्कली, अगर वो सॉल्यूबल नहीं है तो वो हो जाता है हमारा सिंपल बेस। ये चीज मैंने आपको बता रखी है, बहुत अच्छे से बता रखी है। तो यही चीज यहाँ पे देखो अप्लाई होगी। वो बोल रहे बेसिक ऑक्साइड सॉल्यूबल, अगर किसी बेसिक ऑक्साइड जो कि सॉल्यूबल है, वो घुल सकता है, डिसॉल्व इन वाटर, तो वो क्या देगा, बेस दैट इज एल्कली। क्लियर है, बेस दैट इज एल्कली बोल दिया उसने। बेस दैट इज एल्कली का मतलब है ये जो एल्कली होता है इसमें क्या होता है, OH नेगेटिव होता है, OH नेगेटिव निकलेगा। तो बस यहीं से बात क्लियर है। उसमें क्या निकल रहा था, एसिड निकल रहा था, इसमें क्या निकलेगा, बेस। और कौन सा बेस, एल्कली। क्यों, क्योंकि एसिड का उल्टा एल्कली याद करवाया था, एसिड का उल्टा एल्कली। तो जहां पे एसिड इस वाली इक्वेशन में बन रहा था, जहां पे एसिड बनेगा हमारा, वहां पे बेस यानी कि एल्कली वाला बेस बनेगा। ये चीज याद रहेगी ना। चलो भाई आगे देखते हैं क्या है। बेसिक ऑक्साइड K2O, कोई भी एक मेटल लेके उसका ऑक्साइड लगा दिया प्लस वाटर। तो मैम बिल्कुल सोचने की हमें जरूरत नहीं, हमको याद है अगर बेस है एल्कली वाला बेस होगा, वाटर में जाते ही एल्कली बन जाता है। तो कंफ्यूजन क्लियर होगी आई गेस। वाटर में जाते ही एल्कली बन जाता है तो जरूरत ही नहीं कुछ और समझने की। वाटर में गया एल्कली बनाया तो यानी कि KOH बन जाएगा। सिंपल, OH तो बनना ही बनना है, जो भी मेटल है लगा दो साथ में KOH। सेकंड क्या बोल रहा है, Na2O। अब क्या आपको बताने की जरूरत है, Na2O प्लस H2O होगा तो क्या बनेगा, OH निकाल दो सबसे पहले, OH निकाल दो, जो जो बचा सब कुछ लगा दो। यहां से हमने O हटा दिया, यहां से हमने H बचा दिया, बचा क्या, Na बचा, बैलेंस कर लो NaOH और बैलेंस कर लो सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब बताओ कोई कंफ्यूजन इस बात में, सिंपल सी चीजें हैं, बस तुम लोगों को बेसिक याद रखनी है अगेन एंड अगेन। अगर आपका बेस तेज नहीं है, बिल्कुल उस चीज को पहले एकदम स्ट्रॉन्ग कर लेना, तब जाके कोई भी टॉपिक वाला वीडियो देखना। बिकॉज मैं यहाँ पे टॉपिक वाइज वीडियो बना रही हूँ, ना कि आपके चैप्टर वाइज। अभी ऐसा नहीं, मतलब चैप्टर इज ओके, चैप्टर्स के एक एक टॉपिक को पढ़ा रहे हैं, तो इसीलिए ये एक भी टॉपिक मिस करोगे आप तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसी टॉपिक से रिलेटेड दूसरा टॉपिक हम ले आते हैं आपके सामने, ठीक है। नेक्स्ट, बेसिस फ्रॉम सॉल्ट्स। अब बेस को बनाना है सॉल्ट से, वहां पे एसिड फ्रॉम सॉल्ट है, बेसिस फ्रॉम सॉल्ट है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट्स विद अ स्ट्रॉन्ग बेस, वो भी एक्वस सॉल्यूशन यानी कि पानी वाला है ना। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट्स विद अ स्ट्रॉन्ग बेस प्रेसिपिटेट्स द बेस, प्रेसिपिटेट कर देगा बेस को। वहां क्या कर रहा था, वॉलेटाइल। वॉलेटाइल मतलब वेपर्स,
लेकिन प्रेसिपिटेट मतलब, प्रेसिपिटेट जानते हो आप लोग, लेफ्ट ओवर सॉलिड पार्टिकल्स। बहुत बच्चे सोचते हैं कि प्रेसिपिटेट का मतलब होता है जो प्रेसिपिटेट हो गया, उड़ गया, पता नहीं क्यों। ये थोड़ा सा कुछ लोग, मतलब मैंने देखे, मैंने जिन बच्चों को पढ़ाए हैं उनमें से काफ़ी बच्चों ने मुझे आंसर दिया, मैंने बोला प्रेसिपिटेट हो रहा है तो उनको लगता है वेपर, मतलब प्रेसिपिटेट भी वो वेपर ही मानते हैं। नहीं, प्रेसिपिटेट होता है लेफ्ट ओवर सॉलिड पार्टिकल्स। समझ रहे हो आप? ये है एक बीकर, इसमें आपने कोई भी गैस थी, आधी चली गई लेकिन कुछ पार्टिकल्स यहाँ छोड़ गई, है ना। कभी आपने लैब्स वगैरह में आप जाओगे तो आपको ये सब आपको प्रिपरेशन भी कराई जाएगी, छोटे छोटे पार्टिकल्स क्रिस्टल्स के फॉर्म में रह जाते हैं, बस वही होता है आपका पीपीटी, ठीक है। तो अगर एसिड है तो वेपर्स वाला तीसरा केस होगा, अगर बेस है तो कौन सा केस होगा, प्रेसिपिटेट, रुक जाएंगे पार्टिकल्स, बैठ जाएंगे पार्टिकल्स एंड में, ठीक है ना। तो पीपीटी मतलब लेफ्ट ओवर पार्टिकल्स, सॉलिड पार्टिकल्स कह लो। तो और इसको डिनोट किससे करते हैं, जो पीपीटी होता है इसको इस तरीके से दिखाते हैं, एरो नीचे, एरो का साइन नीचे को बनेगा कुछ इस तरीके से। AlCl3 प्लस NaOH गिव्स आउट 3 NaCl प्लस AlOH होल थ्राइस। समझे आप? अब आपको याद कैसे करना है, सिंपल सा, ये सॉल्ट सॉल्यूशन प्लस बेस गिव्स आउट नॉर्मल सॉल्ट प्लस प्रेसिपिटेट ऑफ बेसिक हाइड्रोक्साइड। बेसिक हाइड्रोक्साइड होगा, ऑक्साइड तो होगा नहीं, क्योंकि बेस की बात हो रही है तो एल्कली की बात हो रही होगी, है ना। हाँ भाई, तो कहाँ थे हम लोग, ये रहा। तो AlCl3 प्लस NaOH गिव्स आउट NaCl AlOH होल थ्राइस। याद कैसे करना है, बेसिक ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड याद कर लो। बेसिक हाइड्रोक्साइड मतलब OH हमेशा एंड में होगा। तो अगर इस इक्वेशन की बात करें, चलो पहले तो आपने ये इक्वेशन पढ़ ली, तो आप ये इक्वेशन खुद से ट्राई करो, फिर मैं बताती हूँ इस इक्वेशन को। जल्दी से 1 मिनट के अंदर ट्राई कर लो, पॉज करके वीडियो को, और देखो आंसर सही आ रहा है नहीं, मैच करना आंसर करेक्ट है या नहीं आपका, ठीक है। तो यस, आई गेस आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। FeSO4 प्लस 2 NaOH, हमें याद रखना है यहाँ पे तो OH निकलेगा, यहाँ पे तो कंफर्म है OH निकलेगा। और OH के साथ क्या, हम OH के साथ क्या लगा सकते हैं भाई, OH के साथ ऑब्वियसली बात है, यहाँ सॉल्ट लिखा है, सॉल्ट लिखा है तो ये Na तो नहीं आ सकता, क्योंकि Na तो सॉल्ट में आता है, तो हम उसको हाइड्रोक्साइड के साथ नहीं रख सकते, पॉसिबल ही नहीं है। Na सॉल्ट में आता है ना, तो हम इसके साथ कहाँ पे जाएंगे, दूसरे मेटल के पास जो कि Fe है। अब ये सब जो मैं बता रही हूँ, कुछ बच्चों को बहुत इजी लग रहा होगा, कुछ बच्चों को थोड़ा सा लग रहा होगा अरे यार ये सॉल्ट भी है, ये क्या है, ये क्या है। उसका मतलब है आपका बेस वीक है, उसका मतलब है आपको नहीं पता है कि जो मेटल है वो यहाँ आएगा, जो मेटल है वही अटैच होगा। भाई मेटल ही तो नॉन मेटल के साथ कंपेयर करेगा, ऐड होगा, कंपाउंड को फॉर्मेशन करेगा। तो इसीलिए बेस जरूर, अगर आपका मतलब आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही तो मतलब आपका बेस बहुत वीक है। अगर ये वाली इक्वेशंस में जो मैं छोटी छोटी सी बातें बोलती जा रही हूँ तो आप उसको बहुत अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि 10th में बेस जहाँ वीक हुआ, 11th में पूरी केमिस्ट्री का मज़ा खराब, 12th में पूरी केमिस्ट्री का मज़ा खराब, फिर वो रट्टू तोता वाले कि बस पेरेंट्स ने बोला तो हमें नंबर लाने हैं, फिर वो वाला काम हो जाता है, तो वो मत करना, ठीक है। ट्राई योर बेस्ट कि आपको बेस पूरा क्लियर हो जाए, चाहे आप बोर्ड के बेसिस पे बेस क्लियर नहीं करना है आपको कि 10th है तो बोर्ड है तो बेस क्लियर करना है आगे फ्यूचर के लिए। अगर आपको साइंस लेनी है, आपको केमिस्ट्री लेनी है, तो बेस को स्ट्रॉन्ग करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्योंकि हम लोग भी जब पढ़ाते हैं तो 12th वाले बच्चों का मतलब होता है ना, शक्ल एक होती है देखने लायक, जब आप उनसे बोल दो ये मेटालिक ऑक्साइड है, ये तो उनको पता ही नहीं होता ये होता क्या है। तो ये सब चीज़ें बहुत स्ट्रॉन्ग रखना। अभी मैं बीच बीच में इसलिए टिप्स देती जाती हूँ कि 10th क्लास में ये सब होता है, मैंने खुद ऐसे ही पढ़ा था कि कभी कुछ स्किप कभी कुछ, लेकिन एट दी एंड समझ में आया कि हर एक चीज़ को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, शॉर्टकट्स हर बार काम नहीं आएंगे। चलो भाई, FeSO4 प्लस NaOH, अभी हमको क्या पता था, हमको पता था कि ये क्या बनाएगा साथ में FeOH। अब Fe होता है 2, OH होता है 1, तो क्या बनाएगा FeOH होल ट्वाइस। कोई भी बच्चा Fe, ये मत सोच लेना कि ये आपका FeOH का ट्वाइस ऐसे लिख दोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ये बिल्कुल रॉन्ग है, आपको नंबर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं नंबर मिलेगा, क्योंकि वो इसका मतलब है सिर्फ H में 2 लग रहा है, इसका मतलब है पूरे OH में 2 लग रहा है, और पूरे OH में ही 2 लगेगा। क्यों पूरे OH में 2 लगेगा, सोचो भाई, OH ये है तो अलग अलग चीज़ है, लेकिन जब हम इनको एक साथ कर देते हैं तो ये एक कंपाउंड बनाते हैं जिसका नाम होता है आपका हाइड्रोक्साइड OH, ठीक है। तो इसीलिए इसको एक मानते हैं और इसकी वैलेंसी होती है -1, नेगेटिव ऑफ 1, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी ना, ये आपको बनेगा FeOH होल ट्वाइस। अब अगर कन्फ्यूजन आपको ये आई है कि Fe2 क्यों लिया है हमने, हमें याद ही नहीं था Fe2 है, तो भाई यहाँ से समझ लो कहाँ गया, कौन सा क्वेश्चन था ये, FeSO4 है, FeSO4 ये भी तो मिलके ही बना होगा। SO4 की वैलेंसी होती है -2, और यहाँ पे कोई 2 नहीं लगा तो मतलब इसकी +2 होती होगी, तभी तो ये FeSO4 बन गया, सिंपल। तो यहाँ से आके हम समझ गए कि Fe की वैलेंसी +2 रखनी है,
ठीक है, क्लियर ये बात। FeSO4, तो यहाँ पे हाँ FeOH होल ट्वाइस, FeOH होल ट्वाइस हट गया तो क्या बचा, NaSO4। अब अगेन, अब फिर से बात को समझो, क्या बनेगा, क्या ये बनेगा ऑप्शन 1, क्या ये बनेगा, क्या ये बनेगा, या फिर क्या ये बनेगा, क्वेश्चन मार्क। इन सब में से आपने क्या बनाया, अगर आपने इक्वेशन सॉल्व करी इन सब में से क्या बनाया, या नहीं भी किया है तो क्या बन रहा होगा, आपको क्या लगता है। पहली चीज हमको अपने आप देखना है Na और SO4, SO4 -2 वैलेंसी, इसको याद रखना बच्चों, Na का होता है +1, NaSO4 और यहाँ पे 2 लगा होगा, Na2SO4 इज द करेक्ट ऑप्शन, ये सब बाकी के गलत। इज इट क्लियर, Na2SO4, 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 ठीक है, ये होगा आपका आंसर। समझ में आया ना ये कैसे आया। आपको कंपाउंड में वैलेंसीज याद रखनी है, तभी आप इक्वेशन में कंपाउंड्स को रख पाओगे, अदरवाइज आपका क्वेश्चन चाहे आप जितना भी कुछ भी याद कर लो वो चीज़ गलत हो जाएगी, ठीक है। बाकी बैलेंस आप देख लो, बैलेंस होगी वैसे, Fe1 है, OH हो गया, 4 O यहाँ, S यहाँ, बैलेंस है, एग्जैक्टली बैलेंस है, ठीक है, बैलेंस है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा, आई गेस ये चीज़ समझ में आई ना। क्या किया हमने, सॉल्ट सॉल्यूशन को बेस के साथ लिया तो क्या बनेगा, नॉर्मल सॉल्ट प्रेसिपिटेट ऑफ हाइड्रोक्साइड। इसको अच्छा ऐसे डिनोट कर देना, नीचे को एरो बन जाएगा, ये PPT लिख दिया है यहाँ पे, नीचे को एरो बनेगा, PPT मतलब लेफ्ट ओवर पार्टिकल्स जो रह जाएंगे जो पार्टिकल्स बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बेसिस ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ सॉल्ट्स। यहाँ पे क्या पढ़ा था हम लोगों ने लास्ट में, सल्फर प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फर एसिड प्लस वाटर प्लस ये वो। यहाँ पे क्या है, लेड नाइट्रेट को ले लेना है, वहाँ सल्फर था यहाँ नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट क्या बनाएगा, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। वहाँ पे भी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रहा था, यस मैम बन रहा था, वाटर बन रहा था साथ में, यस मैम बन रहा था, यहाँ पे ऑक्सीजन बना देना, सिंपल। तो क्या है, PbNO3 होल ट्वाइस गिव्स आउट PbO 4NO2 प्लस O2। ये इक्वेशन जो एंड वाली है, कोशिश करना आप इसको थोड़ा सा याद करने की, ये जो एंड वाली इक्वेशन है ना, इसको याद करने की कोशिश करना। सो यस, जल्दी से एक क्विक रिवीजन लिया जाए सारी चीज़ों का। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में प्रिपरेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस हम लोग को आज का टॉपिक था। पहले हमने पढ़ा प्रिपरेशन ऑफ एसिड्स, कैसे पढ़ा, या तो एसिड्स फ्रॉम नॉन मेटल, किसी भी एक नॉन मेटल के साथ जब कोई हाइड्रोजन गैस मिल जाती है तो क्या बनाता है, एक एसिड बना देता है, सिंपल। किसी भी एसिड का फॉर्मेशन जब एसिडिक ऑक्साइड से हो रहा था तो क्या मिलता है, वाटर। एसिडिक ऑक्साइड प्लस वाटर क्या देता है हमें, एसिड दे देता है हमारे। एसिड्स फ्रॉम सॉल्ट, सॉल्ट्स यानी कि अगर कोई भी नॉन वॉलेटाइल एसिड हमने लिया और उसको एक सॉल्ट ऑफ वॉलेटाइल एसिड से रिएक्ट कराए तो वो क्या करेगा, वॉलेटाइल एसिड को निकाल देगा। क्या निकाल देगा, एक वॉलेटाइल एसिड को डिस्प्लेस कर देगा। फॉर एग्जांपल KNO3 प्लस H2SO4, यहाँ पे टेम्परेचर लिखा है आपका लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस, KHSO4 हीट कर रहे थे ना इसलिए टेम्परेचर लिख दिया उसमें, ठीक है, सिंपल। लास्ट वाली इक्वेशन थोड़ी सी याद करने की कोशिश करना, एसिड्स बाय ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स। ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या बोल लो, या फिर बोल दो ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बोल दो, कोई भी बात बोल दो, सही है। नॉन मेटल एग्जाम्पल सल्फर ऑक्साइड, ये आप थोड़ा सा ये एग्जाम्पल, एक ही इक्वेशन है, एक ही इक्वेशन को याद कर लेना। एक इक्वेशन का मतलब है इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट का मतलब है ये एज इट इज आएगी, आपको इसमें ज़्यादा बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ नहीं करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। सल्फर एक HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ बेसिकली रिएक्ट करा है, सल्फर एसिड बन गया, सल्फ्यूरिक एसिड, वाटर और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वाटर और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट जब हम बड़े बेसिस की तरफ, जब हमने किया प्रिपरेशन ऑफ बेसिस, जब हमने प्रिपरेशन ऑफ बेसिस की तरफ बढ़े तो हमें पता है बेसिस की तरफ बढ़े तो बेस जो होता है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, सबसे पहले एक मेटल के साथ, नॉन मेटल के साथ एसिड, मेटल के साथ बेसिस। तो एक मेटल होगा साथ में क्या लगेगा, वहां हाइड्रोजन, यहाँ ऑक्सीजन, साथ में क्या बन जाएगा, एक बेस बन जाएगा, ठीक है, बेसिक ऑक्साइड बोल सकते हो आप, ठीक है। तो बेस बोलो चाहे बेसिक ऑक्साइड बोल लो, दोनों में से कुछ भी बोल लो, ये तो फिलहाल बेसिक ऑक्साइड बन रहा है, ठीक है। तो एक बेसिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट हमने किया सेकेंड वाला, वहां पे हमने, यहाँ पे क्या होगा, फ्रॉम बेसिक ऑक्साइड, वहां क्या था, फ्रॉम एसिडिक ऑक्साइड। केसेस याद रखो, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब बेसिक ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, बेस बनाएगा, वहां पे क्या बना रहा था, एसिड, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, एसिड बना रहा था, सिंपल।
नेक्स्ट इक्वेशन क्या आएगी, बेसिस फ्रॉम सॉल्ट्स। वहां पे जब हम सॉल्ट्स के साथ करा रहे थे तो क्या हो रहा था, वॉलेटाइल एसिड वेपर्स के फॉर्म में निकल रहा था लास्ट वाला। यहाँ पे जब हम करवाएंगे तो पीपीटी रह जाएगा, यहाँ पे क्या रह जाएगा, प्रेसिपिटेट रह जाएगा। पीपीटी का मतलब जो भी पार्टिकल्स छूट गए होंगे वो रह जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या एग्जाम्पल लिया हमने, AlCl3 प्लस NaOH NaCl प्लस AlOH होल थ्राइस। नीचे सिंबल, नीचे एरो का मतलब होता है आपका पीपीटी है ये। नेक्स्ट लास्ट केस, लेड नाइट्रेट जब लेड ऑक्साइड के साथ करेगा तो लेड नाइट्रेट जब ब्रेक होगा तो किस में होगा, लेड ऑक्साइड में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन गैस में। इज इट क्लियर, दिस वीडियो माइट बी क्लियर टू यू आई गेस। तो बहुत अच्छे से भाई पढ़ाई लिखाई करो। और एसिड बेसिस एंड सॉल्ट एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको ऑनेस्टली थोड़ा बहुत, तो मैंने स्टार्टिंग में भी ये बात बोलती कि बहुत ही मतलब अच्छा चैप्टर है, क्योंकि इसमें थ्योरी जितनी होती है उतना ही आपको इक्वेशंस पे ध्यान देना होता है। इनफैक्ट मैं अगर अपनी एक सजेशन दूं तो थ्योरी से ज़्यादा आप इक्वेशंस पे यहाँ पे ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट होती है यहाँ की इक्वेशंस, और आने की बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, संभावनाएं रहती हैं। सो यस, दैट्स इट फॉर टुडे आई गेस। वीडियो तुम लोग को पूरी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो आपका आएगा इंडिकेटर्स वगैरह पे, उस पर एक लास्ट है बस। उसके बाद आपका रिड्यूस सिलेबस, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ हट चुका है प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स वगैरह, तो उसकी ज़रूरत है नहीं। तो बाय बाय, टेक केयर। हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं सभी लोग? आई होप कि सब बढ़िया होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। सो वेलकम बैक टू माय श्री क्लासेस। माय नेम इज टापर उमर एंड हम लोग पढ़ रहे थे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। काफ़ी ज़्यादा इसमें डिस्कशन हो चुका था हम लोगों का, ये लास्ट वीडियो है ऑलमोस्ट। इसमें पता कर लेंगे कि ये जो एसिड बेसिस तो हम लोगों ने सब कुछ जान लिया, एल्कली भी पढ़ लिया, बचा हम लोगों का सॉल्ट्स। तो आज सॉल्ट्स भी डिस्कस कर लेंगे, कुछ इंडिकेटर्स रह गए थे आज, उसके बारे में भी जान लेंगे। सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो हमने इंडिकेटर्स जाना था क्या होता है, अगर आपको नहीं वो वीडियो आपने देखी है फिर से बता देती हूँ। इंडिकेटर्स वो सब्सटेंस, वो कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं हमारे, जो हमको बताते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन में क्या डाला तो वो एसिड है या बेस है। आज हमें जानना है कि किस किस टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं, कैसे हमें किस कलर से पता चलेगा कि वो एसिड है या बेस है। सो टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स अगर हम बात करते हैं तो दो टाइप के होते हैं। एक तो हमारे कॉमन इंडिकेटर्स होते हैं, जिसके अभी इसके बारे में पढ़ना है, कॉमन इंडिकेटर्स। एक हम लोग के होते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। कॉमन इंडिकेटर्स एंड यूनिवर्सल इंडिकेटर्स, तो जानते हैं भाई क्या होते हैं। कॉमन एसिड यानी कि बेस इंडिकेटर्स, इसके एग्जाम्पल जो आपने बहुत बार लैब्स वगैरह में भी देखा होगा, लिटमस पेपर, मिथाइल ऑरेंज, फिनोफ्थलीन, ये कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं हमारे कॉमन इंडिकेटर्स के, ठीक है। इन्हीं के बारे में जानेंगे आज। यूटिलिटी ऑफ कॉमन इंडिकेटर्स, किस तरीके से, क्या यूटिलिटी होती है इसकी, किस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। इंडिकेट्स वेदर अ सॉल्यूशन इज एसिडिक और अल्कलीन, इसीलिए तो इंडिकेटर्स होते ही हैं। तो ये तो बताएगा ही कि कोई सॉल्यूशन एसिडिक है या अल्कलीन है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर डिटरमाइनिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड और बेसिक नेचर या सॉल्यूशन। यानी कि ये तो पता चल जाएगा कि हाँ भैया ये एक हमने इसमें मिलाया तो ये एसिड है या बेस है, ये तो पता चल जाएगा, क्योंकि ये एक इंडिकेटर का काम होता है बताना। लेकिन वो एसिड कितना स्ट्रॉन्ग या वीक है ये नहीं बता पाते हैं कॉमन इंडिकेटर्स, ठीक है। तो कॉमन इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स होते हैं जो आपको बताएंगे कि कोई भी सॉल्यूशन में आपने जो चीज़ डाली है वो एसिड है या बेस है। ये पता चलेगा आपको, अल्कलीन या एसिड या बेस बोलो। तो ये जो पता चलेगा ये आपको किससे पता चलेगा, आपके कलर चेंज से, चेंज इन कलर से, ठीक है। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स हमारे में है नहीं तो हमको उसके बारे में ज़्यादा जानना नहीं है, तो चेंज इन कलर से पता चल जाएगा। तो हमने क्या जाना कि ये क्या होते हैं जो इंडिकेट, ये तो कर देंगे लेकिन क्या इंडिकेट नहीं करेंगे, इंडिकेट नहीं कर पाएंगे कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक है, कौन सा बेस स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट हो गया। कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट पीएच। अलग अलग पीएच है किसी की, अगर मान लो 6 और 7 दोनों है तो डिफरेंशिएट भी नहीं कर पाएंगे, मतलब कुछ कुछ जगह पे काम आएंगे नॉर्मल चीज़ों में। चेंज दियर कलर्स एब्रप्टली एट अ सर्टेन पीएच वैल्यू, तुरंत कलर में चेंज कर देंगे उनके और कोई फायदा नहीं होगा, पता ही नहीं चल पाएगा कि क्या इंडिकेट कर रहा है। तो यानी कि इसके एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस मतलब कि इसको हम यूज़ तो कर सकते हैं पर बहुत ज़्यादा पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते। बड़े बड़े जो हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स, बहुत बड़े बड़े एसिड्स हैं, उनके लिए हम लोग यूज इसको नहीं कर पाते, नहीं डिटरमाइन कर पाते कि वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो बेसिकली स्ट्रेंथ को ये नहीं बताता है। तो यस, ये कॉमन इंडिकेटर्स होते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं, अभी इन्हीं के बारे में बात करेंगे कि
यूनिवर्सल इंडिकेटर्स, अब पूछते हैं क्या होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। नाम से पता चल रहा है यूनिवर्सल, यानी कि दुनिया भर जहान में चलते हैं ये इंडिकेटर्स। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स, इनके कुछ एग्जांपल्स होते हैं आपके मिक्सचर्स ऑफ ऑर्गेनिक डाइज और मिक्स्ड इंडिकेटर्स, यानी कि पीएच वगैरह जो बताते हैं ना। पीएच मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि इन शॉर्ट H प्लस वगैरह कितना है कितना नहीं है, जो हम लोग पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। सो यस, यूटिलिटी क्या होगी इसकी, अभी जिस जिस जगह पे हमारे कॉमन इंडिकेटर्स काम नहीं आ रहे थे ना, उसी उसी जगह पे ये काम आने लगेंगे, एकदम रंग बदल देंगे, उनको बता देंगे कि तुम क्या हो और तुम्हारे सामने हम क्या हैं, ये वाला काम है, ठीक है। इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ पीएच रेंज ऑफ द एसिडिक और अल्कलीन सॉल्यूशन, जैसे कि मैंने आपको बताया भाई, वो चीज़ वो नहीं बता पाएंगे, बता देंगे। कैन बी यूटिलाइज फॉर डिटरमाइनिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिक और अल्कलीन सॉल्यूशन, कितनी स्ट्रेंथ है उसकी ये बता देंगे। कैन डिफरेंशिएट बिटवीन एसिडिक और बेसिक, मतलब जो जो उसने छोड़ा हमारे पास आ गए होते हैं ना क्लास में बच्चे कि मैम इसको ये काम दें और ये बच्चा नहीं कर पाएगा फिर मुझे देंगी मैं कर लूँगा, वो वाला काइंड ऑफ एग्जांपल है ना। कैन डिफरेंशिएट बिटवीन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट पीएच वैल्यूज बाय गिविंग डिफरेंट कलर्स डिफरेंट पीएच वैल्यू, जिस पीएच में एग्जैक्ट वही कलर दिखा देगा। समझ रहे हो आप, ये चेयर क्यों आ रही है भाई वीडियो में। ओके सो यस, ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई आपको, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े ना, हाँ ये हो गया, ये क्या हो गया भाई, हाँ हाँ, कलर चेंजेस बाय इंडिकेटर। अब हम जानेंगे कॉमन इंडिकेटर्स जो होते हैं किस तरीके से कलर चेंज करते हैं। बेटा बहुत अच्छे से याद कर लेना, बहुत ज़्यादा अच्छे से, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको काफ़ी बार पूछ लिया जाता है, बताओ इसमें ये डाला तो ये क्या इंडिकेट करेगा। लैब्स वगैरह में खैर इसकी प्रिपरेशन आपको बहुत करनी पड़ेगी, आपको सिखाया जाएगा लैब्स में, एक एक चीज़ बताई जाएगी, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा और याद करना भी है, ठीक है। चलो भाई जानते हैं, यहाँ पे लिखे हैं मैंने इंडिकेटर्स कुछ ऐसे डिफरेंशिएट टाइप का, ठीक है। अभी मेरे पास लाइन कुछ ऐसे मान लो, ठीक है। ये डिफरेंशिएट वो इंडिकेटर्स हैं, ये बताएगा किस कलर में चेंज हो रहा है। अगर हम लिटमस को, बच्चों देखो मेरी एक चीज़ ना याद रखो, मैं कैसे तुमको यहाँ पे बता दूँ, यहाँ पे बताते हैं। यहाँ पे एक चीज़ याद रखना मेरी, कोई बढ़िया सा कलर लेते हैं, एसिड की जब बात होगी ना, लिटमस की मैं एक बात बता रही हूँ, तो ये लिटमस यहाँ है, और यहीं पे जब बेसिस की बात होगी तो लिटमस यहाँ है। याद क्या करना है आपको, आपको याद क्या करना है, ये लिटमस दिया है, पर्पल कलर का है मान लो, किसी भी कलर का हो, आपको याद ये रखना है एसिड, गुस्सा, मतलब एसिड गिर गया तो हमें गुस्सा आ गया, हम क्या हो जाएंगे, रेड। तो ये लिटमस किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, ये लिटमस एसिड के टाइम पे कन्वर्ट होगा रेड पे, रेड पे। ब्लू लिटमस को रेड में कर देगा और रेड को ब्लू में। तो आपको ये याद कराने का मैंने एक तरीका बताया, क्योंकि कई बार लिटमस पूछा जाता है, बताओ भाई किस में चेंज होता है, कैसे याद करोगे, एसिड, गुस्सा एकदम, या प्यार भी कह सकते हो यार, प्यार भी होता है, लेकिन हम तो गुस्सा बताएंगे क्योंकि एसिड गिरा तो हमको तो गुस्सा ही आएगी। तो एसिड गिरा तो क्या बहुत गुस्सा आएगी, रेड हो जाएंगे हम लोग। तो रेड कलर, लिटमस रेड को चेंज करता है, यानी कि लिटमस पेपर आपने लिया, एसिड मिलाया तुरंत लाल हो जाएगा, वो याद रहेगा। बेस मिलाया तो ब्लू, फिर याद कर लेना। तो बस यही बात थी, इतनी सी बात है, मुझे ये बताना था बस, आगे वाला गाना नहीं है ये। लिटमस क्या है, पर्पल से आपका रेड ब्लू, समझ गया ना। एसिड है तो रेड में चेंज होगा, बेस है तो ब्लू में चेंज हो जाएगा। एसिड है तो रेड में, बेस है तो ब्लू, तो पर्पल को रेड और ब्लू में चेंज करते हैं। आपका बेस है, आप जानते होगे अभी तक बेस और एल्कली में क्या चीज़ होती है, कैसे होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मिथाइल ऑरेंज। ये मिथाइल ऑरेंज कलर का, मिथाइल ऑरेंज तो ऑरेंज ही होगा, ऑरेंज कलर का होता है। एसिड में होता है, एसिड डालो तो पिंक और बेस में डालो तो येलो, याद रहेगा। एसिड में डालो पिंक, बेस में डालो तो येलो, मतलब कि ये जो ऑरेंज है ये एसिड में जाने के बाद पी और बेस में जाने के बाद वाई, ओपी। ओपी ये क्या हो गया, तो यानी कि जो मिथाइल ऑरेंज एसिड में जाने के बाद पी यानी कि पिंक और बेस में जाने के बाद येलो, ठीक है, ये भी याद रहेगा। तो पहले वाले की ट्रिक समझ में आई, पहले वाले का तरीका समझ में आया भाई। लिटमस है, गुस्सा आएगा हमारे पास, एसिड आया तो रेड कलर, और वो तो ब्लू ही रहेगा भाई जैसा है। ओपी उसके बाद मिथाइल ऑरेंज, ओपी, ओपी वाला जो नहीं होता ओपी, मिथाइल ऑरेंज पिंक कलर का होगा एसिड में और येलो कलर का होगा बेस में। फिनोफ्थलीन, अब ये बेरंग इंसान कलरलेस होता है, ये कलरलेस होता है और एसिड में गिरेगा तो भी कलरलेस रहेगा। कहेगा ठीक है यार हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, एसिड है ना, हमें गुस्सा आता है ना हमें कुछ, लेकिन बेस में जाते ही एकदम पिंक, जो लड़कियों को काफ़ी पसंद होता है, पिंक कलर में बदल जाता है। तो भाई तीनों मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से याद रहेंगे। एक अच्छा और होता है आपके में, एक और होता है जिसका नाम होता है
फिनोफ्थलीन एल्कीन करके, फिनोफ्थलीन एल्कीन ऐसा करके आपके में लिखा रहेगा ना, एल्केन कुछ करके लिखा रहता है, एल्काइन। तो ये यहाँ कलरलेस, सॉरी पिंक, कलरलेस, कलरलेस और यहाँ पे पिंक, कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। पिंक, कलरलेस, पिंक याद रहेगा। फिनोफ्थलीन एल्कलीन, तो ये इसको पलट देना बस, कलरलेस कलरलेस पिंक, पिंक कलरलेस पिंक, ऐसे याद कर लो। तो भाई फिर से बताते हैं, अगर लिटमस किस कलर का है हमारा, पर्पल कलर का, मतलब तो एसिड में जाने के बाद हम गुस्सा आएगा और रेड कलर का हो जाएगा, और वहां पे ब्लू बेस में, एल्कली में। अगर हम बात करें मिथाइल ऑरेंज, तो ओपी, ओपी ऑरेंज से पिंक में चेंज होगा, किसमें, जब किसमें जाएगा, एसिड में जाएगा, और जैसे ही बेस में जाएगा तो येलो कलर का हो जाएगा। फिनोफ्थलीन बेरंग इंसान, कलरलेस है, एसिड पे भी इसको फर्क है, कलरलेस रहेगा, लेकिन जैसे ही बेस में जाएगा तो एकदम गुलाब के फूल पिंक कलर का हो जाएगा। तो ये तीनों चीजें बच्चा लोग याद कर लेना अच्छे से, समथिंग विच इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट ओके, आई वाज लाइक इतनी जल्दी स्लाइड कैसे खत्म हो गई। तो नेक्स्ट आपकी ये रही स्लाइड, यूटिलिटी ऑफ इंडिकेटर्स पीएच वैल्यू। अब ये यूटिलिटी मतलब आपको बता देना क्या काम है, क्या यूज है। तो देखो किस किस फील्ड में बेटा, एग्रीकल्चर, डेयरीज, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन, इन सब में इंडिकेटर्स का काम होता है। ऑल्दो हर जगह पे इंडिकेटर्स का काम होता है, केमिस्ट्री का जो काम होता है ना, हर एक फील्ड में बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम बात करते हैं देखो यहाँ पे एग्रीकल्चर में, तो एग्रीकल्चर में पता चलता है किस तरीके ये फ्रूट्स वगैरह में पीएच ऑफ द सॉइल इज टेस्टेड। इसके पहले आपने अगर पीएच वाली वीडियो नहीं देखी है, प्लीज़ 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 इधर देख लो, और चलो मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता भी देती हूँ। पता चला यहाँ पे आपका 7 होता है, जैसे जैसे आप यहाँ आते हो, यानी कि जैसे जैसे इस साइड बढ़ते हो, ये 6 5 4 3 2 और यहाँ पे 1, ठीक इस तरीके से 1 और ये 6, तो बीच में नंबर्स देख लेना। ये आपके यहाँ जाओगे तो यहाँ पे लास्ट में आपका 14 होता है, यहाँ पे मान लो क्या होता है 8, ठीक। तो ये आपका बेसिसिटी बढ़ती जाएगी यहाँ पे, बेस, और ये आपका एसिड बढ़ता जाएगा। मतलब कि अगर 1 है तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, और अगर 6 है तो वीक एसिड, अगर 8 है तो वीक बेस, अगर 14 है तो बहुत ज्यादा बेस, यानी कि बेस जो है वो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई। तो ये चीज याद रखना। अब देखो क्या है एग्रीकल्चर, पीएच, ये पीएच स्केल बनाई है मैंने आपकी, ठीक है, पीएच स्केल। द पीएच ऑफ द सॉइल इज टेस्टेड फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। Example, citrus fruits need slightly alkaline solution, rice and acidic medium, sugarcane a neutral। यानी कि क्या बता रहा है कि जितनी भी हमारी ये क्रॉप्स हैं वो टेस्ट करने के लिए काम आएंगी। pH ऑफ द सॉइल इज टेस्टेड, टेस्ट किया जाएगा, इस बेटर ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स, इससे हो पाएगा या नहीं, तो इस काम आएगा एग्रीकल्चर में। डेयरीज की अगर बात करें तो बच्चों डेयरीज में ना, जब ये देखो यहाँ पे 6 है, यानी कि जब 7 के इधर आएगा, जब जो हमारा एग्जैक्ट मिल्क का अगर हम बात करें तो pH कितनी होती है 7, मिल्क की पीएच 7 होती है। लैक्टिक एसिड मत बोलना मिल्क को, मैंने ये पिछली वीडियो में भी आपको डिस्कस किया था। मिल्क में लैक्टिक एसिड बच्चों नहीं होता है, लैक्टिक एसिड सार मिल्क में होता है, जो मिल्क थोड़ा सा एसिड नेचर का हो जाता है, खट्टा हो जाता है, कर्ड बोल लो आप लोग, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है भाई, चेंज इन पीएच ऑफ द मिल्क, पीएच 6.6 इंडिकेट्स एट द मिल्क हैज टर्न्ड सार। 6.6 गैस से ज्यादा हो गया, मिल्क खट्टा हो गया, मिल्क खट्टा हो गया, दही बनने लगा। तो ये वाली बात है, मिल्क का पीएच 7 होता है, लेकिन अगर हम बात करें सार मिल्क हो गया तो उसके पीएच कितना होगा 6.6 के आसपास। टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो बायोकेमिकल एंड ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती हैं जो उन सब में काम आता है, ठीक है, उन सब में कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। कुछ पीएच की होती है ना, इक्वेशंस वगैरह बताई जाती हैं। अगर हम बात करते हैं मेडिसिन की बच्चों, तो कई बार आपने सुना होगा जैसे आप कोई बीमारी हो जाती है तो बोलते हैं यूरिन टेस्ट करना पड़ेगा, ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा, वो भी पीएच से होता है। उसका सॉल्यूशन जो होता है ना, हम मान लो ब्लड लिया तो आपके ब्लड के कलर से बताएंगे कि आपको क्या हुआ। डायग्नोसिस मतलब आपके किस चीज़ की बीमारी है ये बताना। क्या लिखा है, pH values of urine and blood are taken for diagnosis of various diseases। मतलब पता चलेगा आपको ये
ये इंडिकेटर मतलब बता दिए इस कलर का आपका जो ब्लड है वो है यूरिन इस कलर की, तो उससे पता चलेगा क्या पीएच है, एसिडिक है, बेसिक है, एसिडिक ही होता है वैसे, तो क्या आपको बीमारी है, तो इसीलिए इस काम भी आता है ये, ठीक है। तो कुछ जगह पे ये फील्ड्स में यूटिलिटी थी। अगर हम बात करते हैं एसिडिक सॉल्यूशन और अल्कलीन सॉल्यूशन, तो कुछ कुछ यहाँ पे चीजें लिखी है। फॉर एग्जाम्पल पीएच ऑफ सम कॉमन सॉल्ट, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब बच्चों डाइल्यूट जब वर्ड यूज होता है याद रखना, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड में फर्क होता है। यहाँ बोले डाइल्यूट का क्या फर्क होता है, अच्छा ये भी पूछ लोगे आप। तो डाइल्यूट मतलब होता है मिलावट, कंसंट्रेटेड मतलब प्योर फॉर्म। डाइल्यूट मतलब उसमें एसिड का सॉल्यूशन कम है और मिलावट ज़्यादा है। कंसंट्रेटेड मतलब क्या ज़्यादा है, एसिड ज़्यादा है, या जो भी आपने डाला वो ज़्यादा है, आपका मिलावट कम है, बिल्कुल प्योर फॉर्म में है वो, ठीक। इसका कुछ 1 है, इसका 1.2, 2.9, 3.5, 6.6, तो ये आपका नॉर्मल पीएच वगैरह है, याद कर लेना। इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, ना ही ऐसा एज इट इज आता है। सिंपल लैक्टिक एसिड, देखो अभी हमने डिस्कस किया लैक्टिक एसिड सार मिल्क में है ना, खट्टे वाले मिल्क में, तो 6.6 है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ह्यूमन ब्लड 7.3, ये सब कुछ चीज़ें याद रखना। एल्ब्यूमिन ऑफ एग जो होता है वो 7.9, सी वाटर 8.5, सी वाटर 8.5 या इधर जा रहा है, बेसिसिटी बढ़ रही है, तो वही, ठीक है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड दिस, ठीक है। नाउ ये क्या है, डेफिनेशन है आपकी सॉल्ट की। सॉल्ट की डेफिनेशन, चलो देखते हैं क्या बोल रहा है भाई। सॉल्ट क्या होता है, सिंपली अगर वर्ड्स में जाने, चलो डेफिनेशन के पहले जानते हैं सॉल्ट होता क्या है। हम लोगों ने मैम पढ़ा है ये जो एसिड होता है ना, ये कुछ ज़्यादा ही ब्लैक, वो जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा इसका ये बढ़ाते हैं और कोई प्यारा सा कलर लेते हैं। बच्चों देखो, जब भी कोई एसिड, या फिर चलो इसको यहाँ पे मैं समझा दूं, एसिड क्या होता है, सिंपली अगर बात करें व्हाट इज एन एसिड, तो हम लोगों ने अभी तक जो डेफिनेशन पढ़ी है वो ये पढ़ी है कि जब भी कोई सॉल्ट, तो हम लोग अगर बोले सॉल्ट क्या होता है, तो अभी तक सॉल्ट को बहुत कम डिस्कस किया, आप लोग जानते हो ये बात। हम लोगों ने जितना भी चैप्टर पढ़ा, आप जब अपनी बुक भी खोलोगे तो आप देखोगे सॉल्ट स्टार्टिंग में डिस्कस नहीं है। चैप्टर का नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, लेकिन सॉल्ट्स को बहुत बाद में बताया गया, एसिड बेसिस और एल्कली को बताया गया हर जगह, ठीक है। तो सॉल्ट की अगर बात करें तो हमने क्या पढ़ा है कि जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा, जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो वो दो चीजें देता है, एक तो देगा वाटर, एक तो देगा क्या हमारा वाटर, और जो भी दूसरी चीज देता है वही होता है हमारा बचा हुआ सॉल्ट। एसिड और बेस को हमने मिलाया तो क्या देगा, वाटर दे देगा, और जो बचेगा वो हमारा सॉल्ट होगा। एग्जांपल लिया जाए, एसिड क्या होता है, कोई भी एक एसिड ले लो भाई, HCl, HCl एक एसिड होता है। बेस क्या ले लें, बेस ले लेते हैं, चलो NaOH लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या देगा ये, तो हमको याद रखना है पानी तो निकलेगा ही निकलेगा, H2O तो हो गई होगा यहाँ पे, बचा हुआ क्या हुआ यहाँ पे, H निकल गया, O निकल गया, बचा क्या NaCl, सोडियम क्लोराइड, और यही क्या हो गया हमारा सॉल्ट। याद रहेगा सॉल्ट क्या होता है, जब भी हम एसिड को बेस के साथ मिलाते हैं तो वो क्या बनाता है, सॉल्ट एंड वाटर। तो यानी कि वाटर हट गया, जो बचा हमारा वो क्या हमारा सॉल्ट कहलाता है। क्लियर है ये बात, याद रहेगी। ओके ना, एक चीज अगर मैं और बताऊं तो ये जो सॉल्ट होता है ना बच्चों, ये एक आयंस के फॉर्म में होता है। अब आपको पता है आयंस मतलब या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव इस फॉर्म में होता है, चार्ज फॉर्म में होता है, मतलब प्लस या नेगेटिव होता है। अब एक चीज आपको यहाँ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट नोट करनी है कि ये जो पॉजिटिव है ये कुछ भी हो सकता है ना, जैसे Na भी तो पॉजिटिव था, हो सकता है, लेकिन कभी भी पॉजिटिव में H नहीं होगा, H प्लस नहीं होगा। यानी कि पॉजिटिव में कुछ भी हो सकता है, H प्लस नहीं हो सकता, और नेगेटिव में कुछ भी हो सकता है, OH नेगेटिव नहीं हो सकता। समझे आप बात को, अभी और डिस्कस करेंगे इसको। खैर, पॉजिटिव में H प्लस नहीं हो सकता और इसमें OH क्यों नहीं हो सकता, अगर बच्चों H प्लस निकला तो वो आपका एसिड कहलाने लगता है ना, इसीलिए तो उसको सॉल्ट कैसे बोलेंगे, और ये हुआ तो वो बेस या अल्कली कहलाने लगेगा, तो उसको सॉल्ट नहीं बोलेंगे। तो इसीलिए ये नहीं मिल सकता कभी, ये हट जाएगा। इसीलिए जब हमने ये इक्वेशन लिखी तो ये H प्लस हट गया, चला गया, और यहाँ से OH चला गया, तो बचा हुआ हमने सब्सटेंस को लिख दिया Na, और यहाँ पे आपका Cl। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, छोटी सी बात,
काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, काफ़ी समझने वाली थी। आई गेस आपको समझ में भी आ गई होगी, दिक्कत नहीं आई होगी। एसिड प्लस बेस क्या देता है हमें? सॉल्ट प्लस वाटर। जब भी एसिड होता है वो पॉजिटिव या नेगेटिव, सॉरी जब भी सॉल्ट होगा वो पॉजिटिव या नेगेटिव होगा, लेकिन फर्क क्या होगा कि पॉजिटिव में H नहीं होगा और नेगेटिव में OH नहीं होगा। इफ इन केस वो है तो वो क्या कहलाएगा? एसिड या बेस कहलाएगा। ठीक है, चलो नाउ मूविंग ऑन विद आवर पीपीटी। सॉल्ट की डेफिनेशन पे थे हम। अ सॉल्ट इज अ कंपाउंड formed by partial or complete replacement of replaceable ionizable hydrogen ion। लंबा चौड़ा वर्ड, रिप्लेसेबल पता होगा आपको, मतलब आयनाइजेबल भाई आयंस के फॉर्म में, हाइड्रोजन H और आयन तो H प्लस, सिंपल सी बात है, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन H का रिप्लेसमेंट होगा ऑफ एन एसिड बाय मेटालिक आयन और अमोनियम आयन। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे क्या लिखा है, NaOH प्लस H2SO4। याद रखना क्या बना? NaHSO4 प्लस H2, पार्शियल रिप्लेसमेंट। अभी खैर इस पे और आएंगे और अच्छे से बात करेंगे। ये आपका नॉर्मल सॉल्ट कहलाएगा, या एसिड सॉल्ट, सॉरी ये आपका एसिड सॉल्ट कहलाएगा और ये आपका नॉर्मल सॉल्ट कहलाएगा। अभी क्या होता है इसका मतलब और डिटेल में बताती हूँ जस्ट इसी के नेक्स्ट में। फिलहाल तो ये कुछ हो गया, खैर इसमें आपको अभी नहीं जाना है, अभी हम इसमें जब बताएंगे तभी आपको इसके बारे में समझना है। अभी समझो नीचे क्या लिखा है, सॉल्ट इज एन आयनिक कंपाउंड। अभी मैंने बोला ना आयंस के फॉर्म में होता है, ये आयनिक कंपाउंड होता है, यही लिखा है ना यहाँ पे, विच डिसोशिएट्स टू यील्ड अ पॉजिटिव आयन अदर देन हाइड्रोजन। आ गई ना वो लाइन, पॉजिटिव आयन तो निकालेगा, लेकिन क्या एक्सेप्शन है कि वो हाइड्रोजन नहीं हो सकता। पॉजिटिव आयन अदर देन हाइड्रोजन एंड नेगेटिव आयन अदर देन हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक है, पॉजिटिव आयन अदर देन हाइड्रोजन एंड नेगेटिव अदर देन हाइड्रोक्सिल। पॉजिटिव मतलब ये आपका हो गया H प्लस। ठीक है, ये चीज याद रहेगी बहुत अच्छे से। आयंस के फॉर्म में होता है, लेकिन पॉजिटिव में H प्लस नहीं होगा और नेगेटिव में OH नहीं होगा। अगेन अ सॉल्ट इज एन आयनिक कंपाउंड, आयनिक मतलब पॉजिटिव नेगेटिव तो होगा, विच डिसोशिएट्स टू यील्ड अ पॉजिटिव आयन अदर देन हाइड्रोजन एंड अ नेगेटिव आयन अदर देन हाइड्रोक्सिल आयन। फॉर एग्जाम्पल NaCl इज अ सॉल्ट, तो Na प्लस में टूटेगा और Cl माइनस, देखो ना ही तो H प्लस होगा ना ही तो OH होगा, इन दोनों में से कोई नहीं हो सकता। इज इट क्लियर? कोई भी सॉल्ट होगा उसमें पॉजिटिव आयन H प्लस नहीं होगा और नेगेटिव आयन OH नहीं होगा। याद रखना मेरी बात को, आई गेस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। मतलब H अगर है भी तो केवल H नहीं होगा, ये बात भी याद रखो। एक तो H नहीं होगा और अगर है भी तो पूरी तरीके से केवल H पॉजिटिव नहीं होगा, वहां पे और भी कुछ होगा। केवल H कभी नहीं हो सकता, केवल H होगा तो वो हमें कंडीशन पड़ी हुई है हमने कि एक एसिड के लिए हाइड्रोजन का होना मैंडेटरी और कंपल्शन होता है कि होगा ही होगा। तो अगर H प्लस है तो वो एसिड कहलाने लगेगा इंस्टेड ऑफ कॉलिंग, मतलब उसको बोलने के लिए कॉलिंग इट एज सॉल्ट। सॉल्ट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे फिर उसको? एसिड। तो ये चीज क्लियर होगी। एक हाइड्रोजन नहीं हो मतलब हाइड्रोजन नहीं होगा और है भी तो उसके अलावा कोई और भी पॉजिटिव प्रेजेंट होगा वहां पे। ठीक है, आई गेस ये बात आपको बहुत अच्छे से आ गई होगी, ये बात थोड़ी सी याद रखना। क्या लिखें? याद रखना लिखें, चलो लिखते हैं, इस बात को याद रखना मेरे प्यारो बच्चों, आई एम सेइंग मेरे प्यारो बच्चों। ओके, नाउ टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट्स। कितने टाइप के सॉल्ट्स होते हैं? 2 टाइप के सॉल्ट्स बेसिकली आपको पढ़ने हैं। उसके बाद आपके डबल सॉल्ट्स और ये सब आते हैं, नॉर्मल सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट। खैर अभी हम लोग को 2 पढ़ने हैं, एक है आपका एसिड सॉल्ट, एक है आपका नॉर्मल सॉल्ट। एसिड सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट। बेटा एसिड सॉल्ट वो सॉल्ट होता है जो जब रिएक्ट करेगा ना तो H प्लस आयंस जो निकलते हैं वो पार्शियली निकलेंगे, मतलब कि पार्शियली हाइड्रोजन आयन को रिप्लेस करते हैं, याद रखना। जो सॉल्ट पार्शियली हाइड्रोजन आयन को रिप्लेस करेंगे वो आपके एसिड सॉल्ट कहलाते हैं। जो सॉल्ट H प्लस आयन जो होगा उसको कंप्लीटली रिप्लेस करेंगे, यहां पे रिप्लेसमेंट है, वो आपके कहलाएंगे नॉर्मल सॉल्ट। फिर से बोलते हैं एक बार, जो सॉल्ट पार्शियली रिप्लेस करें, कुछ H को भेज देंगे, कुछ H रहेंगे, वो क्या कहलाएंगे? आपके एसिड सॉल्ट। जो सॉल्ट H को पूरी तरीके से रिप्लेस कर देंगे, यानी कि यहाँ अभी बताते हैं रिप्लेस, इक्वेशन समझाएंगे, पूरी तरीके से कर देंगे, वो आपके कहलाएंगे नॉर्मल सॉल्ट। चलो इक्वेशन समझते हैं इसकी। कौन सा कलर? ब्लू कलर। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया NaOH इज अ बेस प्लस एसिड कौन सा ले ले? चलो H2SO4 लेते हैं। ये एक बेस है आपका और ये आपका
एल्कली, सॉरी हाँ बेस है या एल्कली बोल लो, और ये आपका एसिड है। क्या देंगे? वाटर प्लस सॉल्ट। तो वाटर तो हमें पहले ही निकाल देना है यहाँ पे H2O। अब बात आती है यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, खुद से ट्राई करो, सोचो यहाँ पे क्या बनेगा। पॉज करो वीडियो को, सोचो क्या होगा। सोच लिया? आई गेस सोच लिया होगा। तो बच्चों अभी हमने बताया यहाँ पे पार्शियल वर्ड का यूज हो रहा है, यानी कि हाइड्रोजन जो है पूरी तरीके से रिप्लेस नहीं होंगे। तो ये बनाता है आपका, ये बनाएगा आपका NaHSO4, ना कि NaSO4 या Na2SO4, ये बनाएगा NaHSO4। ये आपका है सॉल्ट और यहाँ पे आएगा आपका वाटर, NaHSO4 एंड H2। पूरी तरीके से देखो हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट नहीं हुआ, कुछ हाइड्रोजन रह गए, तो यहाँ पे रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन रह जाते हैं। ठीक, ये भी बात है, यहाँ पे रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन मौजूद होते हैं, मतलब बैठे होते हैं, नीचे वाले भी नहीं होते। चलो नीचे वाले की इक्वेशन करते हैं। बेस ले लो NaOH, ये इसी का लेते हैं एग्जाम्पल, और वो ले लो H2SO4। ये है आपका एसिड, ये है आपका बेस। एसिड प्लस बेस क्या बनाता है मैम? सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। एग्जैक्टली बनाता है भाई, लेकिन कौन सा सॉल्ट बनाएगा ये कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? कंप्लीट रिप्लेसमेंट। भाई कंप्लीट रिप्लेसमेंट हो रहा होगा तो वो क्या बनाएगा आपका? एग्जैक्टली नॉर्मल सॉल्ट। तो यहां पे क्या बनेगा? Na2SO4, Na2SO4। ठीक, बैलेंस कर लेना, यहाँ पे 2 Na लग जाएगा, देखो 2 NaOH। ठीक, अपने हिसाब से बैलेंस कर लेना इसको, मेरे हिसाब से तो सही है। ठीक है, Na2 हो गया, OH आपका 2 और 3 हो गया, SO4 सही है, बैलेंस है। ठीक है, तो Na2SO4, तो ये क्या हो गया हमारा? सॉल्ट, और ये हो गया हमारा वाटर। क्लियर है ना? देखो कितनी इजी सी चीज थी। अगर कंप्लीट रिप्लेसमेंट हो रहा है तो यानी कि पूरी तरीके से H चले जाएंगे और वो कहलाएगा नॉर्मल सॉल्ट। अगर पार्शियल रिप्लेसमेंट हो रहा है तो मतलब कि कुछ कुछ H बच जाएंगे, रह जाएंगे, उसी के पास रह जाएंगे, और वो कहलाएगा हमारा एसिड सॉल्ट। तो आई गेस बात क्लियर होगी। जल्दी से क्विक रिवीजन लेते हैं जो जो हम लोगों ने आज पढ़ा उसका। अगर हम बात करते हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स की, तो टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स में हमको 2 टाइप के पढ़ने थे, कॉमन और कौन सा? कॉमन और कौन सा? यूनिवर्सल। कॉमन इंडिकेटर्स वो होते हैं जो ये तो बताएंगे कि एसिड है या बेस, लेकिन क्या नहीं बताएंगे? स्ट्रेंथ नहीं बता पाएंगे, उसकी स्ट्रेंथ नहीं बता पाएंगे, तुरंत कलर चेंज नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट हमने बात करी यूनिवर्सल की, ये सब कुछ बता देते हैं। ठीक, ऑर्गेनिक डाइज वगैरह से बने होते हैं, सब कुछ बता देते हैं। इंडिकेट स्ट्रेंथ भी बता देंगे, बाकी आपके जो जो कलर चेंज है तुरंत बता देंगे। तो ये वही उसके उसमें जो है नहीं है वो ये कर लेते हैं। कलर चेंज की अगर बात करें तो लिटमस पर्पल से क्या करेगा? एसिड है, गुस्सा आएगा, रेड कर देगा, और उसमें जाएगा बेस में जाएगा तो ब्लू कर देगा। फिर उसके बाद हमने मिथाइल ऑरेंज, OP, ऑरेंज, एसिड में गया पिंक और बेस में गया तो येलो। उसके बाद हमने पढ़ा फिनोफ्थलीन, एकदम बेरंग इंसान, कलरलेस है, एसिड से भी फर्क नहीं पड़ेगा, कलरलेस रहेगा, और बेस में जाते ही गुलाब खिलेंगे, पिंक हो जाएगा। फिर हमने जाना सॉल्ट क्या होता है? एसिड और बेस जब भी मिलेगा तो वो सॉल्ट और वाटर बनाता है, यानी कि जब एसिड और बेस मिला तो वाटर के अलावा जो साथ में बनेगा वो हमारा सॉल्ट कहलाता है। ठीक है, सॉल्ट हमारा आयनाइजेबल होता है, यानी कि आयंस के फॉर्म में होता है। आयंस पॉजिटिव या नेगेटिव, यानी कि एनायन और कैटायन हो सकते हैं, है ना? पॉजिटिव मतलब आपका कैटायन और नेगेटिव मतलब आपका एनायन। ये और ये आपका है एनायन और ये है आपका कैटायन। ये दिख रहा होगा वीडियो में शायद। चलो भाई, तो अगर पॉजिटिव तो होगा लेकिन हाइड्रोजन नहीं होगा पॉजिटिव में, और नेगेटिव तो होगा लेकिन हाइड्रोक्सिल नहीं होगा, यानी कि OH नेगेटिव नहीं होगा। आप बोल सकते हो अगर इफ इन केस है भी सॉल्ट बन रहा है, NaHSO4 बना, लेकिन Na वहां पे भी तो पॉजिटिव है, तो H को कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, अगर H है तो वो केवल एसिड कहलाएगा, केवल H एसिड कहलाता है। आगे हमने पढ़ा एग्रीकल्चर, डेयरीज, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन, इन सब में हमारे इंडिकेटर्स काम आते हैं। वो सॉरी मैंने पहले स्लाइड बता दी क्योंकि वो गलती से ऐड हो जाती है कभी कभी। तो एग्रीकल्चर की अगर बेसिस पे हम लोग बात करते हैं तो क्या बताते हैं हम लोग कि किस तरीके से टेस्ट किया जाता है बेटर ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स के लिए। डेयरीज वगैरह में क्या बताते हैं? मतलब मिल्क का एसिड बता देते हैं ना, मिल्क 6.6 तक के आसपास पहुंच गया, मतलब वो खट्टा होना शुरू हो गया, सार हो गया। टेक्नोलॉजी में वही ऑर्गेनिक रिएक्शंस वगैरह कराई जाती हैं। और जब हम बात करते हैं मेडिसिन में तो ये क्या बताती हैं? हमारी यूरिन, ब्लड, इन सबको देख के पीएच बता देती हैं कि किस चीज़ की बीमारी है पेशेंट को। ठीक है, फिर हमने जाना एसिड कुछ टाइप के होते हैं, ये आपको बेसिकली याद करने पड़ेंगे। सॉल्ट की डेफिनेशन जानी और क्लासिफिकेशन जाना। 2 टाइप से चलो पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। सॉल्ट वो कंपाउंड होते हैं जो हाइड्रोजन आयन को पार्शियली या कंप्लीटली रिप्लेस कर रहे होते हैं आयनाइजेबल हाइड्रोजन आयन को। ठीक है,
ऑफ एन एसिड मेटालिक और बेसिक रेडिकल। एग्जाम्पल हमने ये पढ़ ही लिया था। फिर उसके बाद असॉल्ट इज एन आयनिक कंपाउंड विच डिसोशिएट्स टू यील्ड अ पॉजिटिव आयन अदर देन हाइड्रोजन एंड अ नेगेटिव आयन अदर देन हाइड्रोक्सिल आयन। तो ये चीज आपको याद हो गई होगी। NaCl इज अ सॉल्ट, Na+ देगा, Cl- देगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव है, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हाइड्रोक्सिल में से कोई भी नहीं है। ठीक, फिर हमने टाइप्स पढ़े, 2 टाइप के पढ़े, एसिड सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट। एसिड सॉल्ट पार्शियल रिप्लेसमेंट, कुछ H को भेजेंगे, कुछ H को अपने पास रख लेंगे, पार्शियल रिप्लेसमेंट होगा तो वो एसिड सॉल्ट कहलाएगा, वाटर और NaHSO4। नॉर्मल सॉल्ट, अगर कोई नॉर्मल सॉल्ट है तो वो क्या करेगा, कंप्लीट रिप्लेसमेंट, Na2SO4 एंड H2O सॉरी वाटर। सो यस दैट्स इट फॉर टुडे। बाकी आपका लास्ट वीडियो था एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का। बाय बाय, टेक केयर।